डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 17वें प्रोग्राम के साथ यानी 70th प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हस्बे मामूल आज हमें प्रोफेसर असलम सैयद साहब जर्मनी से ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ अरसे के लिए वो अमेरिका में थे, तो आज सर आपको वेलकम बैक टू जर्मनी सर, एंड वेलकम बैक टू दिस प्रोग्राम फ्रॉम जर्मनी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम चाइनीज़ हिस्ट्री पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं और चाइनीज़ हिस्ट्री का ये चौथा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर राहत साहिबा ने कन्फ्यूशियस के हवाले से जो बहस और मुबाहिस शुरू किए थे, उसमें बहुत सारे जो सवालात उठे, उसके हिसाब से अभी हम या तो टाओइज्म की तरफ जाने का इरादा था या डायनेस्टीज की तरफ, लेकिन चंद बुनियादी सवालात हैं जिनकी वजह से मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर ज़रा चाइनीज़ हिस्ट्री, चूँकि इसकी तहजीब और तारीख़ इतनी मुख्तलिफ है कि इसे समझना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ज़रा मेरे जहन में जो बुनियादी सवालात थे वो ये थे सर कि जब ये हम इसके डायनेस्टीज़ के या इसकी शहनशाहियत के, बादशाहियत के मुख्तलिफ अदवार को देखते हैं, तो ये सारा हमें वो द्योमालाई सा एक किस्सा नज़र आता है। यानी मुख्तलिफ लेवल से होते हुए, यानी कन्फ्यूशियस का फलसफा, फिर न्यू कन्फ्यूशनिज्म, फिर टाओइज्म या डाओइज्म, और ये सारी चीज़ें होते हुए भी यानी उन्होंने किसी मज़हब को तस्लीम नहीं किया। रोमन दौर में भी जब ईसाइयों ने यहाँ पे तबलीग की कोशिश की, इन्होंने पादरियों को मार दिया। कॉलोनियल पावर्स जब यहाँ पहुंची तो इन्होंने शदीद रिटालिएट किया। जहाँ जहाँ इन्हें मिशनरी क्रिश्चियंस मिलते गए, ये उन्हें मारते गए। इनका सर मजहब के खिलाफ इतना शदीद रिस्पांस, एक तो इसकी क्या वजह, और उससे बुनियादी सवाल जो जिसने मुझे ये प्रोग्राम करने पे मजबूर किया सर, कि इनका सर अगर मजहब पे यकीन नहीं है तो कायनात के बनने के बारे में भी इनका कोई ऐसा नजरिया, जैसे वहां डार्विन नजर आता है या मतलब है कि जो इल्हामी किताबें बताती हैं, ये इंसान और कायनात के ताल्लुक को और कायनात के बनने को ये किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं सर? जरा आज इस पे रोशनी डालिएगा, जरा बुनियादी सवालात है सर ये। डॉक्टर साहब, बड़ा आपने जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा आपने इसका खूबसूरत आगाज किया है, क्योंकि चाइना में जो हमें चीज नजर आई है, बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया है कि जो भी इम्पोर्टेड इनका रिलीजन या कोई ऐसा एलिमेंट था उसको इन्होंने रिजेक्ट किया है, और अगर कहीं किसी चीज ने पांव जमाए हैं तो वो उसी वक्त तक मुमकिन हो सका है जब तक वो इनकी सकाफत में इस तरह से ना रंगी गई हो कि इन्हीं की लगे। अब आपके सवाल की तरफ जाते हुए कि ये जो मुवर्रिखीन ने अंग्रेजी में लिखा है, वो इस दौर को, जिस दौर की तरफ आपने इशारा किया है, इसको अंग्रेजी में द मैंडेट ऑफ हेवंस कहते हैं। यानी इनका तस्वुर है कि एक है ताकत मावराए दुनिया, मावराए फहमो गुमा, एक ताकत है। उसका नाम क्या है ये हमें नजर नहीं आता। कहीं कहीं हमें नजर आता है डी का लफ्ज, जहां से दाओइज्म भी निकला है, कि वही हमें रास्ता दिखाती है, वो हस्ती वही सब कुछ करती है। तो जिस पीरियड की तरफ आपने इशारा किया है, मैं समझता हूं कि ये पीरियड ग्रीक से भी पहले का मुझे नजर आता है जिस हिसाब से, और कई चीजों में आप सिमिलैरिटीज देख के हैरान हो जाएंगे। ये अगर आप ये इस पीरियड पे गौर करें जब हम असल डायनेस्टी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये आप जहन में रखें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका रिकॉर्ड हमें एक कोर्ट हिस्टोरियन की, जिन्हीं जिसकी किताब है हमने पहले भी जिक्र किया था कि द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड हिस्टोरियन सीमा कियान, जिसके नाम पे कुछ लोग कहते हैं कि चाइना का नाम भी पड़ा है, और उसने को तकरीबन 2-3 हजार साल बाद, और ये जाहिर है माइथोलॉजी की तो आप डेट फिक्स नहीं कर सकते, अगरचे की है लोगों ने इसकी भी कि क्या हुआ,
تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس کے 3 ہیں، 2 اس کی بلکہ 3 فیزز ہیں، لیکن آج ہم 2 کی بات کریں گے۔ پہلی فیز جو ہے اس کو آپ کہہ دیجئے 3 دانا حکمران، 3 سیجز۔ وہ کون ہیں 3 سیجز؟ سب سے پہلا ہے فوشی، اس کے بعد ایک خاتون ہے نووا، اور اس کے بعد ایک مرد ہے شینونگ۔ فوشی زمین پہ نہیں آیا، اس نے آسمان سے حکومت کی ہے، اور اس نے یہ جتنی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، مثلا سمندر، پہاڑ، دریا، جانور، یہ تمام چیزیں سوائے انسانوں کے اس نے پیدا کی ہیں، اور یہ آسمان اس نے بنایا تھا، باقاعدہ ستونوں پہ قائم تھا۔ اس ستونوں پہ یہ قائم رکھتے ہوئے اس کا کام یہ تھا کہ آپس میں جتنے دیوتا ہیں ان کو خوش رکھے، آپس میں وہ جھگڑے نہ، لڑائی نہ کریں۔ وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ لڑائی ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب یہ تہس نہس ہو گیا، ستون گر گئے، دوبارہ زلزلے آئے زمین پہ، پہاڑ اڑ گئے۔ وہ تصور جو ہم قیامت کا تصور کرتے ہیں وہ وہاں اس نے دکھایا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی نیک حکمران نے آ کے وہ جو بہت بڑا ایک شگاف پڑ گیا تھا آسمان میں اس کو پورا کیا، اور کچھ دیوتاؤں کے لیے دعائیں مانگی، اور اس نے یہ عہد کیا کہ ہم آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اوپر والے دیوتا اور نیچے والے دیوتا دونوں کا توازن خراب ہو، دونوں میں آپس میں کوئی چپکلش ہو۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے توازن، بیلنس قائم کرنا۔ کس چیز میں؟ وہ چیز جو ویزیبل نہیں ہے لیکن پاورفل ہے، امپیکٹ اپنا دکھاتی ہے اس میں، اور وہ جو ویزیبل ہیں جس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، یہ تمام علاقہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ان میں توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس توازن کو قائم کرنے کے لیے آسمان سے صحیفے آئے، انسان آئے، اور یہ دور شروع ہوا۔ اس لیے اس دور کو مینڈیٹ آف ہیونز کہتے ہیں۔ اچھا، فوشی نے حکمرانی کی آسمان سے، اس کے بعد نووا آتی ہے۔ نووا کی اور فوشی کی جو شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں مختلف چائنیز کتبوں پہ یا مختلف ٹومز میں، وہ ہے کہ یہ بھی بڑی ایک یعنی میٹافوریکل ہے کہ اوپر والا، دھڑ سے اوپر والا حصہ انسانوں کا ہے، جو فوشی ہے وہ مرد ہے، اور نووا ہے عورت۔ ان دونوں کے درمیان ایک بچہ فل ہیومن شکل میں موجود ہے، لیکن کمر سے نیچے دونوں سنیک کی طرح ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں۔ یہ میتھیکل سے ریئلسٹک ہے، کیونکہ بیچ میں جو بچہ ہے وہ انسانی ہے۔ تو یہ مائتھولوجی سے جو ریئلٹی نے جنم لیا وہ اس کے دور میں ہوا۔ اب نووا کیا تھا؟ نووا ایک خاتون تھی، اکیلی۔ اس نے کیا کیا؟ یہ جو میں اب کہانی سنا رہا ہوں اس کے آپ کو اور بھی ریفرنس یاد آئیں گے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو جانور نظر آئے، اس کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ ہاں، اس نے پانی دیکھا اور مٹی دیکھی۔ اس نے دونوں کو لے کے گوندا، اور گوند کے ایک شکل بنا دی اس نے، اور شکل اس نے پانی میں اپنے آپ کو دیکھتی رہی، اور اس کے مطابق اس نے شکل بنائی۔ وہ شکل جس کو آج ہم انسان کہتے ہیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ چونکہ اس کا اپنا حصہ جسم کا آدھا پانی میں تھا،
تو وہ सांप की तरह नहीं, उसमें उसने उसको खड़ा करने के लिए 2 टांगें दी और इस तरह से इंसान का वजूद जो है वो हमें पता चला कि ये आया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि इनका एक बेटा आता है जो बिल्कुल इंसानी शक्ल में है। वही जो दरमियान में बच्चा नहीं मैंने बताया था आपको नज़र आता है। वो बड़ा होके अब वो शानोंग बन जाता है। ये इंसानी शक्ल में है और ज़मीन पे आके इसने हुकूमत की। इसने क्या किया है? अगर आप इस लफ़्ज़ को ट्रांसलेट करें, शानोंग को मैंडरिन का लफ़्ज़ है, चाइनीज़ सा, तो इसका मतलब है कि किसान की रूह, स्पिरिट ऑफ फार्मर। ये जो हुक्मरान था या जो भी आप समझ लें सेज था, इसकी रूह थी किसान की। इसने क्या किया? हल-ए-जाद किया इसने, ज़राअत सिखाई लोगों को, बीज कैसे बोते हैं, पानी कैसे देते हैं उसको, फसल को कैसे काटते हैं। फिर अगर आपके पास कुछ हो गया तो लेन-देन सीखें, जो आपके पास नहीं है वो लें, तो इसको आप तिजारत भी कह सकते हैं। और इस दौर में एक और चीज़ भी इसने दी, और वो है चाय। चाय की कहानी बड़ी दिलचस्प है, माइथोलॉजी है चूँकि तो इसलिए हमारे कई सुनने वालों को शायद ये अच्छी लगे बात। हुआ ये था कि इसका एक इसने रखे हुए थे ट्यूटर सेजेस जो मुख्तलिफ काम करते थे, लोगों को बताते थे कि ऐसे करें, ऐसे ना करें। तो वो बातें करता-करता सो जाता था। अपने शागिर्दों को कहता कि मैं इन आँखों की पलकों से तंग आ गया हूँ। तो उसने किसी चीज़ से, छुरी से या किसी चीज़ से अपनी दोनों पलकें काट दी और ज़मीन में दबा दी। उनसे पौधा निकला और वो पौधा है चाय का। ये माइथोलॉजी है कि मतलब वो ये नींद की दुश्मन है चाय, आपको अलर्ट रखती है, आपको एक्टिव रखती है। तो ये इस दौर की ये कहानी है कि इस दौर में ये जो द पीरियड ऑफ 3 सेजेस है, इस दौर ये कुछ हुआ। अब शनोंग से आगे जो आती है, वो आती है 5 जिनको आप कह लें कि जो ग्रेट रूलर्स हैं, 5 हुक्मरान ग्रेट सेजेस, ये भी मेरे नज़दीक मिथिकल हैं, लेकिन ये पूरा जो चाइनीज़ कल्चर है, चाइनीज़ एटिकेट्स हैं, चाइनीज़ एथिक्स हैं, ये सारी आपको इन पाँचों में नज़र आ जाएँगी। पहला हुक्मरान है हुआंगदी, मिसाली हुक्मरान है, तकरीबन 100 साल इसने हुकूमत की और बहुत ज़्यादा मशीर इसने रखे हर तबके से। ये बिलीव करता था कि कोई ख़ानदान, कोई फैमिली ऐसी नहीं है, जिसके पास कोई ख़ास सलाहियतें हों। वो ख़ास सलाहियतें किसी भी इंसान में पैदा हो सकती हैं। कोई शख्स भी इस लायक हो सकता है कि उसको इस पोज़ीशन में रखा जाए कि वो मुशावरत कर सके। तो इसके मशीरों में बहुत लोग थे, हर तबके से थे। अब इसने जो काम दिया है, जो चीनियों को दिया, वो सबसे पहले मैथमेटिक्स था, नॉलेज ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोनॉमी दी। एस्ट्रोनॉमी ज़रूरी थी, दिन-रात का तय्युन करने के लिए, महीनों, सालों का तय्युन करने के लिए। और सबसे पहले ये लिखा है इन्होंने, खुदा जाने सच है या नहीं, 60 ईयर का साइकिल पूरा एक कैलेंडर इसने बनवाया अपने इन मशीरों से। लिखना-पढ़ना इसने, ये जो आर्ट है ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ही स्टार्टेड इट। कानून, ज़ाब्ता-ए-हयात क्या होना चाहिए, इस ज़मीन पे आप कैसे रह सकते हैं। मौसीकी, मौसीकी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इसने इजाद किए, कुछ नोट्स दिए इसने जिनके ऊपर बंदिशें, धुन जिसको हम कहते हैं, बनती थी। और वज़न करने के
पैमाने आपने तोल के देना है, किसको कितना देना है, वो इसने किए। अब आप ये ज़हन में रखिए कि ये हम बात कर रहे हैं 2600 बीसी की, ये इसका पीरियड है। 2698 से लेके 2598 तक इसको दिया गया है कि इस दौर में ये हुक्मरान था। फन्ने तामीर इसने सिखाया, औज़ार बनाने के तरीके कि कौन से औज़ार होने चाहिए। हल तो ऑलरेडी वो दे गया था थर्ड सेज, तो उसको बेहतर करने के लिए इसने कुछ तरीके हमें बताए। और लुत्फ़ की बातें 2 चीज़ें सुन के आप और भी शायद हैरान हों कि सबसे पहले मेडिकल टेक्स्ट इस दौर की है, जिसमें ये गुफ्तगू करता है मुख्तलिफ एक्सपर्ट से अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन डिजीज। उनका इलाज कहाँ पे है, जमीन की कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनसे उनका इलाज हो सकता है। इसकी जो बेगम साहबा थी लाइजू, उनको रेशम के कीड़े बड़े पसंद आ गए, उन्होंने पालने शुरू किए और वो रेशम की मूजिद करार पाई कि उनके दौर में रेशम बना था। अब ये तकरीबन 3000, आज 200 और शामिल कर लें, 5000 साल पहले ये चीजें जो मैंने गिनवाई हैं, ये इनके जो फर्स्ट आइडियल रूलर था उसने चाइना को दी हैं। दूसरा इसका बेटा नहीं, इसका पोता था, क्योंकि ये काफी लंबा गुजरा। वो था ज़ुआनज़ू। ये 2598 से लेके और 2400 कुछ तक रहा है। और इसी के आगे से फिर हम जब शुरू करेंगे डायनेस्टीज, तो किन डायनेस्टी इसी से शुरू होगी। इसने 78 ईयर्स हुकूमत की, तवहम परस्ती के बड़ा सख्त खिलाफ था। ये जो जादू टोने और शामनिस्टिक प्रैक्टिस से लोग इलाज करते थे, इसने इसको बैन किया कि ये बिल्कुल लोगों को गलत राह पे लगाते हैं। और बहन भाइयों की शादियों को आउटला किया, और करीबी रिश्तेदारों की, उस वक्त तक कोई नहीं था कि जिससे मर्जी शादी कर ले, माँ बहन सब जैसे उस दौर के होता था। इसने बंद किया कि इनको, कि ये गलत है और इससे आपकी औलाद भी खराब होगी और ये वैसे भी अच्छी बात नहीं है। तो ये इसने टोटली बैन किया इस बात को। तीसरा जो बंदा होता है वो इसका बेटा इस लायक नहीं इसने समझा, अपने भतीजे को इसने हुकूमत दी। उसका नाम था कू। वो इसका मुशीर भी रहा था पहले, और 30 साल उसने इसकी, एक तरह से आप यूं समझिए कि ना सिर्फ परवरिश की बल्कि ट्रेनिंग दी, तरबियत दी। ये मशहूर था कि इसने सबसे सारे इंसानों से मुसावी सलूक किया, अदल इंसाफ किया, अवाम बहुत खुशहाल थे, और जितने नेचुरल और सुपर नेचुरल चीजें थी वो सब इसने टेम कर दी। खास तौर पे बहार के मौसम में और गर्मियों के मौसम में इसकी सवारी ड्रैगन पे होती थी। ये जो चाइनीज ड्रैगन नहीं आप देखते, उस पे करता था। और सर्दियों और खजा में घोड़े पे सवारी करता था। मौसीकी का बड़ा शौकीन था, और कई इसने नए इंस्ट्रूमेंट इजाद किए और कई नई कॉम्पोजिशन भी की। अब आगे आता है जो, वो इसका बेटा है कू का, और इसका नाम है याओ। इसने जो किया है काम वो इट्स अमेजिंग। इसने बाकायदा कहा कि लोगों को पूरे साल का, जैसे आप एक प्रोग्राम नहीं बनाते, जैसे एक दिन का होता है स्कूल या यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होता है कि पहला पीरियड इस चीज का है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ब्रेक है, फिर आपने ये करना है। इसने पूरे साल का स्केड्यूल अपने लोगों को दिया कि इस मौसम में तुम ये काम करना, फसल का बीज इस मौसम में लगाना,
पानी इस मौसम में देना, जब कुछ नहीं करने का तो ये दरख्तों का ख्याल रखना, इनके नाम याद करना, यानी टोटली ही केप्ट देम बिजी थ्रू आउट द ईयर। तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये सबसे इनका जो ऐसा हुक्मरान था, बल्कि इस एक मुवर्रिख ने तो यहाँ तक लिखा है कि he extended his virtues from himself to world। इसका अपना बेटा, इसने समझा कि ये तो नालायक है, कोई और रिश्तेदार भी ऐसा नहीं है, तो क्या किया जाए। एक कॉमन लड़के को, एक आम लड़के को इसने पाला, जिसका नाम हमें हिस्ट्री में शॉन नजर आता है। उसकी उसी तरह परवरिश की। फिर इसको ख्याल आया कि कहीं ये ना हो कि मेरे मरने के बाद इस पे की मुखालफत करे मेरी औलाद में से कोई। तो अपनी जिंदगी में ये पहली मिसाल हमें मिलती है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, एब्डिकेट किया इसने इसके नाम, अपनी जिंदगी में इसको हुक्मरान बना के खुद तख्त से अलहदा हो गया। और इस तरह से इसने ये एक दूसरी या तीसरी मिसाल कायम की, जो चाइनीज विजडम का एक पार्ट है कि कोई शख्स इनहेरिट नहीं करता वो सारी क्वालिटीज अपने पेरेंट्स से। जरूरी नहीं कि करे, कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं। और किसी भी शख्स में वो तमाम क्वालिटीज हो सकती हैं जो किसी हुक्मरान के लिए जरूरी हैं। तो इसलिए हुक्मरानी खानदानों या खास तबकों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आता है वही जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वो है शुन। अब शुन का कमाल ये है कि अगर आप इसकी जिंदगी को देखें तो आपको हैरत होगी। ये फिर वही आप, ये किताब है द कैनन ऑफ याओ एंड शुन स्टोरीज, जो जिसमें आपको पता चलेगा कि ये इन दोनों बाप बेटा नहीं है। ये याओ वो है जिसने इसको पाला था और शुन वो है जो बाद में हुक्मरान बना। तो ये आपको नजर आएंगी कि इन्होंने क्या क्या कुछ किए। अच्छा, उसकी जो बायोग्राफी लिखी है वो ये है कि क्यों पसंद आया था काओ को, ये याओ को क्यों पसंद आया था शुन। इसका बाप था ब्लाइंड एंड हिस्टोरियंस कॉल हिम बिल्कुल बेवकूफ। मदर वाज डिसीटफुल, हेराफेरी। एक भाई था सख्त एरोगेंट। इन तीनों के दरमियान ये इसने परवरिश पाई, लेकिन इन तीनों की कोई खसूसियत इसमें मौजूद नहीं थी। इसका एटिकेट आला थे, इसका किरदार आला था, इसका वैल्यू सिस्टम परफेक्ट था। जब हुक्मरान को पता चला कि एक ऐसा बच्चा जो इस सोबत में पला है लेकिन स्टर्लिंग क्वालिटीज हैं, सो ही पिक्ड हिम अप एंड अपॉइंटेड हिम रूलर। इसने भी आगे फिर जो अपना सक्सेसर छोड़ा वो उसी हिसाब से था कि इसका बेटा नहीं था, कॉमन था कोई शख्स जिसको इसने किया। और उसी से फिर हमारा अगला जो डायलॉग होगा वो शुरू होगा, डायनेस्टिकल। वो भी मिथिकल है, जियाओ डायनेस्टी, लेकिन वो यहां से शुरू होती है, शुन के हुक्मरानी के बाद से शुरू होती है वो डायनेस्टी। तो ये जो मैंने आपको एक ढांचा सा दिया है आज, एक बताया है, आपके पहले सवाल का जवाब कि क्रिएटर कौन है, जाहिर है उसका नाम ये गॉड नहीं रखते, उसको मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कोई है एक ताकत जो हमें नजर नहीं आती। बाद में कन्फ्यूशियस ने और लाओसी ने और बहुत से और ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम भी दिया उसको कोई, लेकिन दर हकीकत चाइनीज कल्चर में उसका कोई ऐसा नाम नहीं हमें नजर आता। लेकिन एक ताकत, समथिंग इज देयर,
इसी तरह ना सिर्फ above in the heavens, बल्कि there are certain things underground also. और उस अंडरग्राउंड की सबसे अच्छी मिसाल ये ड्रैगन है जो आपको जी नजर सर। आते हैं चाइनीज कल्चर में इतने कॉमन, कि they could be dangerous also and they have to be tamed. जो आपके ज़ेरे ज़मीन है वो आपने टेम करनी है, जो आपके ऊपर हैं उनको आपने ऑनर देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। ये है बैलेंस। और जो बीच में रहते हैं आपके इंसान जो हैं, उनको आपने खुश रखना है, उनके दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, हर तरह का अदलो-इंसाफ करना है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आएगी ख़ास तौर पे ये जो आखिरी हुक्मरान था इसके दौर में, कि he liked settled people. ज़राअत पेशा लोगों इसको पसंद थे कि ये हेरा-फेरी नहीं करते, ये गड़बड़ नहीं करते, ये लूट-मार नहीं करते। और जहाँ कहीं इसको अनसेटल्ड वैगाबॉन्ड्स नज़र आते थे या ऐसे लोग नज़र आते थे जो आज यहाँ हैं, कल वहाँ, उनको ये ना सिर्फ मार भगाता था अपनी बाउंड्रीज़ से, बल्कि कोशिश करता था कि ये भी कहीं सेटल हो जाएँ, आराम से बैठें, क्योंकि उसको यकीन था कि इन लोगों का रोज़गार ही लोगों को लूटना है और दूसरे को घरों को उजाड़ना है। तो इसलिए यहाँ से वो बड़ी एक क्लासिक फॉर्मेशन शुरू होती है, आप कर लें कि दिस दिस हमने शायद एक दफ़ा पहले डिस्कस की है ये किसी प्रोग्राम में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज़ पीपल हू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिसको हम क्या कहते हैं इनको, अ, खानाबदोश, हुँ, ये भी फ़ारसी का लफ़्ज़ है ना, कि अपना घर नोमैड्स। जो है वो कंधों पे रखा हुआ है, खानाबदोश जो लोग होते हैं, जी, या नोमैड्स। नोमैड्स होते हैं, नोमैडिक लाइफ़, या वो जी सर। ट्राइब्स जो एक जगह नहीं रुकते। हुँ, मसलन कैटल हर्डर्स, हम कहते हैं बिल्कुल। ना चरागाहों की तलाश में जी लोग सर। निकले और वहाँ से चले। तो अगर आप तारीख में जी सर। देखें तो जी जितनी सर। चेंजेस, जितनी डेवलपमेंट या लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, वो उसी वक़्त हुए हैं जब किसी सेटल्ड पॉपुलेशन हुँ, पे हमला हुआ है और वहाँ के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। तो ये जो शुन था इसने कहा कि सबसे बड़ा डेंजर जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ये आएँगे, हर्डर्स आएँगे, ये दीज़ पीपल हू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इसलिए इसकी पूरी ये थी जो एम्फेसिस था दैट वाज़ ऑन सेटलमेंट। दूसरी बात जो इसने की व्हिच इज़ अमेजिंग उस वक़्त के हिसाब से, he realized the difference between what today we call as urban concentration of human beings and rural concentration of human beings. उसने कहा इनमें डिफरेंस है और इस डिफरेंस को कम करना चाहिए, इसको नॉट एज अ सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी और इंफीरियॉरिटी देखना चाहिए। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट स्टाइल है, बट द पीपल हु आर लिव इन द सिटीज दे आर डिपेंडेंट ऑन दोज पीपल हु लिव इन द रूरल एरियाज, क्योंकि उनकी गुड्स जहाँ अगर यहाँ ना आए तो ये लोग तो भूखों मर जाए। इसलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन देम, दीज पीपल शुड ऑनर एंड रिस्पेक्ट देम। तो इनके दरमियान वो जो एक तरह से होती थी एक नफरत, वो इसने कवर करने की कोशिश की। अब अगर तो ये वाकई, ये मैं अपने आपको अपनी असेसमेंट देता हूँ आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दैट, इफ देयर वर रूलर्स, real rulers like these, they indeed represents the ideal system of जिसमें कोई डायनेस्टी इन्वॉल्व नहीं है, किसी रूलर के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है कि उसने कोई बुरा काम किया। ऑल 5 आर आइडियल रूलर्स। लेकिन जहां तक एविडेंस का ताल्लुक है हिस्ट्री की,
اس میں کہ جس نے بھی یہ کہانی بنائی ہے بڑی ہی خوبصورت اور کنونسنگ بنائی ہے. اس سے پتہ ایک بات کا چلتا ہے کہ جتنی چیزیں ان کی انوینشن کی بات کی ہے ہم نے, they were all invented before we begin the recorded history of China. یہ لکھنے پڑھنے کا, بیمبوز پہ کام کرنے کا, ٹوم بنانے کا, اسٹیچوز بنانے کا, چائے کا, ایسٹرونومی, میتھمیٹکس, لکھنا پڑھنا, قانون کسی حد تک, یہ جتنی چیزیں آپ جانتے ہیں آج ایز پارٹ آف چائنیز سلک, یہ تمام چیزیں they had happened before that. اب وہ کس نے کی ہیں, ان کو انہوں نے اس پیریڈ, اس فیز میں, جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک طرح کی یہ ایک وہ رومانوی یا ایک دیو مالائی جو تصور ہے کہ اچھے حکمران کا تصور کیا ہونا چاہیے, اور وہ جو پہلے 3 ہیں جس کا وہ آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں, دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی, اور ان میں کوئی تصور نہیں ہے ایسا کہ دنیا ختم کیسے ہوگی. یہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کم از کم میری نظر سے کوئی چیز ایسی نہیں گزری, ہو سکتا ہے ہو, میں نے نہ پڑھا ہو وہ, لیکن مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے تصور وہی تھا ان کا, یہ زمین ہے, اوپر آسمان ہے, اور آسمان لٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کے ستون ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتے, وہ الگ بات ہے, اور اگر ہم یہاں گڑبڑ کریں گے وہ ستون گر جائیں گے اور آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑے گا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ کوئی پھر خوشی یا کوئی ایسی پراسپیرٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. سو میک شیور کہ وہ پلرز جو ہیں وہ رہیں, کوئی شگاف نہ ڈالیں آسمان میں, شگاف آسمان میں پڑ گیا تو وہی خرابی ہو جائے گی, اور all those things which we don't like, کیونکہ کور کیا ہوا ہے نا آسمان نے ہمیں, چھت ہے یہ ہم پہ, وہ کوریج جب غائب ہو جائے گا تو پھر we will be in trouble. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بلیک ہول کی پریڈکشن ہے یا کیا ہے, I can't say that, لیکن we do get these ideas from these stories of Chinese mythology. تو اب اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوالات تو سر بہت زیادہ ہیں. جی جی میں اپنے یہ میتھولوجی پہ سوالات سے پہلے ہمارے ایک بڑے ریگولر لسنر ہیں ساجد غوری صاحب, انہوں نے ایک سوال کیا ہے سر بڑا انٹرسٹنگ, کہ کیا وجہ ہے سر کہ یہ اتنی جو مضبوط تہذیب ہونے کے باوجود انڈین سویلائزیشن کا اور چائنیز سویلائزیشن کا یعنی آپس میں کوئی ربط نہیں رہا. ان کا سوال تو یہ ہے کہ چائنیز ہسٹری, چائنیز سویلائزیشن کا انڈیا پہ اثر کیوں نہیں ہوا, لیکن یہ اسے ریورسل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کا آپس میں سر نہیں رہا, یا رہا تو کیسا رہا سر؟ دیکھیے نا, یہ بڑا اچھا سوال ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جیوگرافی کو اور ہسٹری کو یو کانٹ اگنور. ہاؤ ڈو وی لرن فرام ایچ ادر؟ انٹریکشن ہوتا ہے نا, انٹریکشن ہوتا ہے either through trade اور through military invasions. یا آپ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں, یا تجارتی منڈی میں آتے ہیں, یا جیسے یہ عیسائی مشنریز اور دوسرے جاتے تھے کہ آپ گئے ہیں جی اس علاقے میں لوگوں کو عیسائی کرنا ہے ہم نے, اس طرح سے آتے تھے. ایک ذہن میں رکھیے بات آپ ہمیشہ, Chinese were a settled civilization. Settled civilization کبھی بھی گھوڑوں پہ بیٹھ کے دوسری جگہ نہیں جاتی آکوپائی کرنے کے لیے. اٹس اے civilized society, جس کو آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی. They stay within their areas. To some extent, not, there were many tribes in India which were very violent. یہی ہمیں نظر آتی ہے انڈین تہذیب اس دور کی, کیونکہ انہوں نے یہ جو کاسٹ سسٹم کیا, ویسے بائی دا وے یہ ان سے ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے. ایرینز کون تھے؟ ایرینز ور ناٹ انڈینز.
एरियंस केम फ्रॉम दैट एरिया, वो डायरेक्टली चाइना के साथ नहीं था लेकिन पैरेलल है ऑलमोस्ट, नॉर्थ की तरफ की सिविलाइजेशन बॉर्डरिंग विद चाइना। ये जिस चाइना की हम बात कर रहे हैं ना, ये आज वाला चाइना नहीं है। ये चाइना है दैट वाज कन्फाइंड टू द एरियाज व्हिच आर नाउ वी कॉल ईस्ट चाइना। ये येलो रिवर और यांगसी रिवर की जो वादियां हैं, उस चाइना की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह वो है हिमालयाज। एक्सेप्ट फॉर वेरी नैरो पैसेजेस जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में हैं या शायद नेपाल के पास कहीं हो, देयर आर हार्डली एनी एरियाज फ्रॉम वेयर यू कैन हैव एक्सेस। बर्मा रोड भी जो बनाई थी अंग्रेजों ने, दैट वाज मच लेटर। उससे पहले हमें बर्मा के ऊपर से लोग जाते हुए नजर आते हैं, चाइनीज इन्फ्लुएंस इनटू व्हाट इज टुडे थाईलैंड या ये वियतनाम या ये जो कोरियाज हैं, इसमें आपको नजर आएगा, इस जगह पे आपको नजर आएगा इनका इन्फ्लुएंस, वेयर यू हैड द एक्सेस। तो ये या तो थ्रू रिवर्स पीपल यूज टू ट्रेवल और थ्रू लैंड। हवाई जहाज तो थे नहीं उस वक्त के, हिमालय क्रॉस करके आप आ जाएं। तो इसलिए सबसे बड़ी वजह ये थी, these areas were landlocked more or less। मुसलमान भी जब आए हैं तो अरब आए हैं थ्रू डिफरेंट रूट, तुर्क आए हैं थ्रू डिफरेंट रूट, और most of these people who came here they were also unsettled। ये भी नोमैड्स थे। जितने ये आपके खानदान गुलामा आपको नजर आएगा या बाद में मुगल आए हैं, ये किसी को सेटल्ड सिविलाइजेशन से तो नहीं आए थे, ये भी इसी तरह नोमैडिक एरिया से आए थे टू कम टू इंडिया। तो इंडिया की तहजीब पे चाइना की तहजीब का असर इसलिए नहीं हुआ कि एक तो चाइनीज मोर और लेस दे रिमेन्ड लैंडलॉक्ड। अमेजिंग बात ये है कि चाइनीज अल्फाज भी बहुत कम एक्सपोर्ट हुए हैं दुनिया में। उसकी शायद एक वजह ये हो कि उनका जो राइटिंग सिस्टम है दैट वाज डिफरेंट, दे डिडंट हैव एनी अल्फाबेट्स। ये तो पिक्टोरियल तरह की राइटिंग थी, मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग थी। तो इसलिए चाइनीज लैंग्वेज जो है did not become that popular amongst non-Chinese people। ये शायद आपने नोट की हो, जबकि लैटिन, अरबिक, पर्शियन, इवन टू सम एक्सटेंट उर्दू, ये लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो दे ट्रांसेंडेड एरियाज, ये क्रॉस किया इन्होंने अपने बॉर्डर्स और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना इम्पैक्ट शो किया है। तो लेकिन ये हमें बहुत कम, सिवाय वो लोग जो एक्सपर्ट्स थे, डिप्लोमेट्स थे, मिशनरीज थे, जिनको जरूरी थी चाइनीज लैंग्वेज सीखना, तो वो जाते थे लैंग्वेज सीख के या वहां से सीख के अपने काम के लिए करते थे। लेकिन एज अ लैंग्वेज विच यू वुड लाइक टू लर्न, दिस लैंग्वेज नेवर बिकेम यूनिवर्सल। ये एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने अभी गुफ्तगू में आपसे रियलाइज की है कि ये अगर इसकी स्टडी की जाए तो हमें बहुत कम नजर आएंगे ऐसे लोग। इम्पैक्ट है जरूर, लैंग्वेज के अल्फाज गए हैं, चाय का लफ्ज गया है और बहुत से लफ्ज होंगे, मुझे इतना इल्म नहीं है चाइनीज लैंग्वेज का, लेकिन आई एम श्योर देयर विल बी मेनी वर्ड्स दैट वी नो ओरिजिनली वर चाइनीज बट हैव बीन अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड। लेकिन एज अ लैंग्वेज इट रिमेन कन्फाइंड मोस्टली टू इट्स बॉर्डर्स। इसमें सर हमारी एक और लिसनर है इरम गुल साजिद, उन्होंने एक सवाल इसी से आपके व्यू को सपोर्ट किया है कि एन मुमकिन है कि हिमालय और कराक्रम की वजह से ये चाइनीज एक्सपेंशन इधर ना हो सकी, और दूसरी तरफ तो सर वैसे समंदर था जैसे जियोग्राफिकली आप कह रहे हैं जी। एक सर मैं जब इसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू कुश जो लफ्ज है ना सर, ये हुन और कुशान चाइनीज जो दो डायनेस्टीज हैं, शायद सर कहीं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये हिंदू कुश, हुन और कुश
कुशान से मिलके कुछ ऐसा बना, तो मतलब है कि ऐसी कोई इंटरेक्शन आ रही? इस पे तो बहुत अच्छा आर्टिकल एक इसके कोई फ्रेंच सबूत मिलते हैं स्कॉलर, सर? एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन ने मिलके स्टडी की थी। देखिए ना, ये एंड पे जो यूएस लगता है, इंडोकुस, इंडोकुस। जी सर। अब जी इंडस, सर। यहाँ के लोग तो इंडस नहीं इसको कहते थे। ये जब आप लैटिनाइज करते हैं किसी शख्स को, या ग्रीक लैंग्वेज में आप कुछ बयान करना चाहते हैं। अब ये जो था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वारी, जिसका नाम है पीटर, यही पतरस बन जाता है जाके, बेतरूस बन जाता है जाके यूनान में। यूएस आगे लगा के वो लोग करते थे, जैसे अभी सीना अभी सीना नहीं रहता है व्हेन ही इज लैटिनाइज्ड, इब्न रुश्द नहीं रहता व्हेन दे आर लैटिनाइज्ड। इसी तरह से ये इंडुक्स था लफ्ज, जो हिंदू कुश बन गया जब इसको फारसी वालों ने लिखा या अरबों ने इसको किया, क्योंकि हिंद का लफ्ज तो वर नोन। There were many women in Arabian world who were called Hind, और हिंद का जो लिटरली मानी था उस वक्त, वो बाद में यही फारसी में आ गया, हाफिज ने बखाले हिंदविश करके उसको कर दिया। वो थोड़ा सा डार्क कलर को कहते थे, कोई खातून डार्क कलर वाली होती तो उसको हिंद कहते थे वो, क्योंकि ये एक आइडिया था इनके साथ, इनके पास, कि जो people who live in that land which is called Hind, they are dark people. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, हिंदू कुश उस मानों में नहीं है जिस मानों में आजकल बीजेपी इस्तेमाल कर रही है इसको। ये बिल्कुल गलत है। वो सारी मैंने वो देखी हैं, वो बुक भी देखी हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं। अब एक जो स्टूपिड बात लिखी है किसी ने, और उस पे उसने लेक्चर भी दिए हैं टीवी पे, वो ये है कि यहाँ से ये गुलाम और लौंडियां लेके जाते थे, और जब व्हेन दे वर क्रॉसिंग दीज एरियाज तो वो मर जाते थे, तो इसलिए उसका नाम। भी वो को पागल ही होगा ताजर जो ऐसा काम करेगा कि वो इतनी दूर से गुलाम और लौंडियां लेके आए और यहाँ आके सारे मरे गए, तो वो फिर क्या, उसका कारोबार कहाँ गया, क्या किया उसने काम करने के बाद। ये सब बिल्कुल दिस इज पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। हिंदू कुश उन मानों में लफ्ज नहीं है, ये इंडुकस है लफ्ज, जो इस एरिया को, बाकी आपके पास कॉकसस के साथ भी हो सकता है ये, जैसे आपने कहा है ना कि कुशान के साथ, कुशान जो डायनेस्टी थी, इट वाज नॉट इंडियन, वी हैव कवर्ड दैट ऑलरेडी। तो ये दोनों मुमकिन है, लेकिन इसका डेफिनेटली वो मतलब नहीं है जो जिस मानों में पॉलिटिकली इस्तेमाल। और एनी अदर क्वेश्चन? एक तो उनके मिथोलॉजी में सर जो येन और योन का कॉन्सेप्ट है, वो तो हम अगले जो माओइज्म और टाओइज्म हम करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। एक सर ये जो आपने कहा इनका मैंडेट ऑफ हेवंस, जो उनकी फिलॉसफी की बेस आपने कहा, तो इसका मतलब है कि दे बिलीव इन द लाइफ हियर आफ्टर। ये तो मतलब हेवन पे अगर वो बिलीव रखते हैं तो इसका मतलब है कि हेयर आफ्टर पे भी उनका बिलीफ है। इस पे जरा हाँ है, लेकिन रोशनी डालिएगा। होता क्या है, देखिए ना, हेयर आफ्टर पे जिसका बिलीफ नहीं होता, वो अपने ग्रेव्स में ऐसी चीजें नहीं रखते। ये आपको मिस्र में भी नजर आएंगी। अहराम मिस्र में कितनी चीजें रख देते थे जब मुर्दे को दफन करते थे, और आपको यहाँ भी नजर आएंगी। और हिंदू माइथोलॉजी में तो ये ऑलरेडी है कि वो रिसाइकल होते हैं, जो मर जाते हैं वो किसी न किसी शक्ल में और जाहिर होते हैं दुनिया में। तो ये तकरीबन हर जगह ये कॉन्सेप्ट है that there is something after death, after we disappear from this world. मैं अगर इसको बिल्कुल सती तौर पे भी देखूं, उस में ना जाऊं, तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि
these powers, क्योंकि हर सिविलाइजेशन ने, खा वो ग्रीक हो, इजिप्शियन हो, हिंदू हो, चाइनीज हो, बेबीलोनियन हो, कोई हो, हर एक ने इस पे जरूर रिफ्लेक्ट किया है। अगर किसी और पे नहीं किया तो इस पे किया है कि वेयर हैव वी कम फ्रॉम, हु आर वी, हाउ दिस वर्ल्ड स्टार्टेड। अच्छा, उस पे यू नीडेड समवन वेरी पावरफुल। तो वो पहले तो पूरा देवता आता था। तो ग्रीक मैथोलॉजी देख लीजिए आप, हरकुलिस जो है वो आधा खुदा है, आधा इंसान है। तो इसी तरह से आपको नजर आएंगी ये चीजें। ये जो मैंने आप नुनुशी फूशी है जो, ये पूरा गॉड है, लेकिन वो जो औरत है वो आधी इंसान है और आधी खुदा है। उसके बाद फिर उनका जो बच्चा आता है आगे, दैट इज फुल ह्यूमन बीइंग। अब ये खुदा जब ऊपर से आते हैं, हेवन जब आपसे नाराज होती है, तो इसका मतलब ये है देयर इज सम मैंडेट। द लफ्ज मैंडेट जो है उससे लगता है। तो वो तो फिर कन्फ्यूशियस ने इतने खूबसूरत लफ्जों में ये बयान किया है। उससे जब पूछा एक हुक्मरान ने कि तुम समझते हो कि मुझे अल्लाह ताला ने, मुझे उस ताकत ने जिसका तुम जिक्र कर रहे हो हेवन से, उसने मुझे सिलेक्ट किया है टू रूल ओवर माई एरिया। कन्फ्यूशियस ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहता है फिर देन आई एम अकाउंटेबल टू हिम ओनली, नॉट टू दीज पीपल। कहता है कि वो तो नीचे नहीं आएगा तुम्हें अकाउंटेबल करने के लिए। तो कहता हाउ डू आई नो दैट ही इज हैप्पी। वो कहता है लुक एट द फेसेस ऑफ द पीपल दैट यू रूल। If their faces are happy, if they are happy at what you are doing, then he is happy. If they are angry, then he is angry. ये तमाम बातें हमें चाइनीज कल्चर में इतनी एम्बेडेड नजर आती हैं। और अब जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है वो ये हुई है कि इवन कन्फ्यूशियस वाज इंस्पायर्ड बाय अनदर पर्सन हु लिव्ड बिफोर हिम, उसके आइडियाज से। तो उस पर हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट डाओइज्म जो आता है। वो भी एक अजीबोगरीब तारीख है उसकी, पॉलिटिकल हिस्ट्री। क्योंकि मैं ऐसे ही आपको एक फीलर दे जाता हूं ताकि हमारे सुनने वाले भी इस पे रिसर्च करें और फिर मुझे बताएं अगर कोई क्वेश्चन हो इस पे, कि इस मजहब का कोई बानी नहीं है दाओइज्म का, इसको आप कहें कि कोई वाकई कोई ऐसा शख्स था कन्फ्यूशियस की तरह जिसने बैठ के ये लिखा। These were different ideas prevalent in Chinese culture, which were put together to counter the strict disciplinarian impact of Confucianism. ये था, ये होता रहता है हर जगह, हुक्मरान करते हैं ऐसी हरकतें। तो इस पे भी हम बात करेंगे, बिकॉज दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। लेकिन आज हमने जो बात की है वो आइडियल एक इनका जो कल्चर है, यानी आइडियल्स का वजूद है, हर मुआशरे में है तकरीबन उसका, खा वो प्लेटो की शक्ल में आए या वो यहाँ इनकी शक्ल में ये जो 5 आइडियल रूलर्स की शक्ल में आए, ये हमें नजर आता है। तो उसमें एक तो स्टेबिलिटी नजर आती है। जिस कौम ये दावा करती है कि मेरा कल्चर 5000 साल पुराना है, मिथ है, अफसाने हैं, जो मर्जी समझ लें आप उसको, लेकिन इनका इम्पैक्ट रियल लाइफ पे है, तो वो दे कैन इजीली क्लेम स्टेबिलिटी। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग हुआ था, अभी मैं हेग में था, वहां पे डाइग्रेशन है लेकिन जस्ट एन आइडिया, कि जो हम हाथ में स्केल लेके मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को टेस्ट करते हैं ना, वो बाज़ औक़ात हम स्केल लेते हैं ह्यूमन राइट्स का, बाज़ औक़ात हम स्केल लेते हैं डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी से हम इलेक्शन मुराद लेते हैं। समटाइम्स हमारे हाथ में स्केल होता है कि जी कितने हमने फेडरलिस्ट इख्तियारात दिए हैं लोगों को, फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड है या प्रोविंसेस को ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं। ये सारी वो
पहन के होती हैं, जो हमने खुद पहनी भी होती हैं, और उनसे हम लोगों को देखते हैं। We never put ourselves in the shoes of those that we are studying. ये जो हमारा डायलॉग है, आई डोंट नो हाउ यू लुक एट इट, मेरा मकसद आपको ये बताने का है इसमें, we try to go behind their bookshelves. We try to see how do they perceive themselves. वहां से फिर आप जज कर सकते हैं, फिर आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। Oh, that's the reason they differentiate between these two things. क्योंकि अगर हम अपनी वही ऐनक लेके जाएंगे उनके पास, तो हमारी अप्रोच बायस्ड होगी। तो इसलिए अब ये जो रिसेंट हुआ था, फॉर्मर प्रेसिडेंट और मौजूदा जो प्रेसिडेंट है उनके दरमियान, वो इतना दिखा रहे हैं, उस पे कमेंट्स कर रहे हैं, उसी पे बात हुई थी वहां पे। तो मैंने पूछा कि भाई तुमने चाइनीज हिस्ट्री पढ़ी है? कहते हैं रिसेंट। मैंने कहा नहीं, पुरानी चाइनीज हिस्ट्री। हमेशा they have always valued centralized system of government, and there is a reason behind it. Why do they do that? chaotic तुम रहे हो, तो तुम उसी chaos में देखते हो दुनिया को। वहां ये क्यों नहीं हो रहा जो यहाँ, जिससे हम गुजरे हैं प्रोसेस से। हमारे पे, मुसलमानों पे, ये 9/11 के बाद ये इल्जाम लगाया गया था, इनके यहाँ रेफर्मेशन नहीं हुई। उस पर जो मैंने लिखी थी वो किताब, उसमें मैंने लिखा था कि वहां ना रुकिए, फिर काउंटर रेफर्मेशन भी लाइए, फिर पूरा आप करें ना प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री थ्रू विच यू हैव पास्ड, दैट वी शुड आल्सो पास थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री। इट नेवर हैपेंस। हर एक खित्ते की तारीख मुख्तलिफ होती है, उस खित्ते के लोगों के आइडियल्स होते हैं अपने, और उनको अगर आपने समझना है, सबसे पहले उनको आप समझें। उनको समझने के बाद then you pass a judgment on that. Here we don't even understand other cultures and other societies. हम सबसे पहले जजमेंटल हो जाते हैं उनके बारे में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, फाइनली सर, इनका आपने वो जिक्र किया ड्रैगन का, तो इसमें इनकी मिथोलॉजी में जो एक चीज नजर आती है, जिसे ये उस ड्रैगन को ये ड्रैकाटोर कहते हैं, यानी डंगियन, यानी मैन, वो आधा इंसान है सर, आधा वो ड्रैगन है। क्या इनके जहन में कुछ ऐसा है कि आइडियल ह्यूमन का या सुपरमैन का या किसी आने वाली, जैसे हर तहजीब में किसी आने वाली हस्ती का या शख्सियत का या किसी अवतार का इंतजार है, इनकी मिथोलॉजी में भी कोई ऐसी चीज है, या ये जो ड्रैगन आधा इंसान और आधा ड्रैगन है, इससे इसका सर मतलब है, फिर ये ड्रैगन किन भी उसे कहते हैं, यानी किन को मैं किंग ही समझता हूँ कि वो बादशाह, सबसे बड़ा बादशाह, कोई इस तरह का सर, ये इसका क्या है सर? इसकी दो एक्सप्लेनेशंस पॉसिबल हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि इज इट माइटियर देन ह्यूमन बीइंग्स, एक तो ये है ना, और इज इट इंफीरियर टू मैनकाइंड, दो ही है ना बातें, बराबर तो नहीं हो सकता। अब जिस बादशाह का मैंने जिक्र किया है, जो इस पे सवारी करता था, दैट शोज दैट ही हैज टेम्ड इट। ड्रैगन पे जो सवार होता है, वो ड्रैगन को सुपीरियर नहीं समझता, ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये वही जो वो 3 सेजेस वाली है, हाफ बॉडी ह्यूमन, हाफ स्नेक। अच्छा, अब स्नेक को आप ड्रैगन भी बता सकते हैं, टेल तो दोनों की होती है। ये स्नेक तो इन्होंने लिखा है, जो जिन्होंने अंग्रेजी में तर्जमे किए हैं, बताया है, बट इट कुड बी द टेल ऑफ अ स्नेक आल्सो। तो वो एक तरह से, मैं द वे आई लुक एट इट, दैट इज द एवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ डेवलपिंग इनटू अ फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग। दैट इज पॉसिबल। जैसे ये बहुत बाद में डार्विन ने कहा है कि जी पानी और, तकरीबन हर मुझे तो नजर आता है ये पानी और मिट्टी के मिलने से लाइफ जो है वो शुरू होती है।
تو اس لیے سائنٹسٹ بھی کہیں جاتے ہیں, ایسٹروناٹس بھی کہیں جاتے ہیں, دے آر لوکنگ فار واٹر, کہ واٹر مل جائے گا تو لائف ہمیں نظر آ جائے گی. یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ڈریگن has played a very important role mythologically in the Chinese history, but it is certainly not superior to them, or it's not a god. It is something between animal world and human world, which could be dangerous if you are half human, half animal. You could display bad dimensions of animal world. You could be suppressed by, देखें इसको, use it as a metaphorically देखिए आप. You are not a full human being. दो possibility हैं. The other half of you, either it can dominate you or can be dominated. If it will dominate you, then you will start displaying animal behavior. If your man side dominates that, you will tame that animal in you and you will become a full human being. تو میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں, ان چیزوں کو تھوڑا سا میں ریفلیکٹ کرتا ہوں ان پہ, تو مجھے نظر آتی ہے کلیئر ڈفرنٹ نظر آتی ہے دین وٹ پیپل ایسوسیٹ. لیکن اگین ٹو آنسر یور کوشچن, it is definitely not superior to mankind and not in that album of gods or supernatural. It is a supernatural thing, but supernatural things can be inferior to mankind also. جی بالکل ٹھیک سر, بہت نوازش. انشاءاللہ اگلے سیشن میں سر ہم اس کے جو باقی آسپیکٹس ہیں, جو باقی ڈائمینشنز ہیں, ان کے گڈ اور بیڈ کے کانسیپٹس کو, ٹاؤزم کا فلسفہ اور ان کی فلسفی, آپ مجھے بتا دیں کہ نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے آپ نے, ڈیوائڈ کر. نیکسٹ ٹائم کیا what would you like to do next time? جی سر, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ٹاؤزم پہ کریں گے سر, جسے ڈاؤزم بھی کہتے ہیں, اور ان کا ین اور یان کا جو فلسفہ ہے ڈائلیکٹیکل. ٹھیک ہے, اوکے, ٹاؤزم پہ سر. اوکے, ٹاؤزم. جی سر. ادروائز میں نے جو لسٹ بنائی ہے وہ میں یہ آپ باقی ان کے فلسفے کے باقی سختیات جو ہیں وہ انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ویک وی ول ڈو ڈاؤزم. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت نوازش سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے چائنیز فلسفی کو ہمارے سامنے انفولڈ کیا, چائنیز ہسٹری کو, سویلائزیشن کو. تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم ٹاؤزم اور ڈاؤزم کو ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے چائنیز لائف پہ اور چائنیز ہسٹری پہ اور چائنیز فلسفی پہ کیا اثرات چھوڑے ہیں اور اس کے باقی دنیا پہ کیا اثرات ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. تمام دوستوں سے اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے کرتے اسے شیئر بھی کرتے جائیں, تاکہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے. خوش رہیں اور علم کی شمع جہاں تک ہو سکے پھیلاتے جائیں. خدا حافظ.